हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। अभी हमने पिछले वीडियोज में कालपुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी जो है 5वें नंबर की, इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में जानकारी ली थी बच्चों। तो वो तत्वों के आधार पर, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि तत्वों के आधार पर एकांकी का कथानक और वो तत्व समझाइए। पिछले वीडियो में हमने वही समझे हैं। अभी हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों आगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कालपुरुष और अजंता की नर्तकी, क्वेश्चन नंबर 2। कालपुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए इस एकांकी के कथानक का सार एवं विशेषताएं बताइए। विशेषताएं लिखिए। अब हम बात करेंगे बच्चों, इस एकांकी में क्या पूछा गया, कथानक का सार पूछा गया है और उस कथानक की विशेषताएं भी पूछी गई हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि इस एकांकी का कथानक का सार जो कि हमने समझ लिया है पिछले क्वेश्चनों में, भावार्थ में, और यहाँ कथानक की विशेषताएं, ये विशेष बात है बच्चों की कथानक की कौन सी विशेषताएं होती हैं वो हम आगे समझेंगे। तो आगे देखते हैं आंसर में। कालपुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी का उद्देश्य, तो यहाँ उद्देश्य की बात की जा रही है पहले। तो सबसे पहले कालपुरुष और अजंता की नर्तकी अजंता की नर्तकी एकांकी का उद्देश्य। ये है आपका पॉइंट, पहला पॉइंट, एकांकी का उद्देश्य। एकांकी के कथानक का सार,
यहाँ सार भी पूछा गया है, ऊपर हमने क्वेश्चन में बताया है कथानक का सार, तो कथानक का सार भी हमें बताना है। अब हम बात करते हैं एकांकी के कथानक की विशेषताएं। एकांकी के कथानक की विशेषताएं। विशेषता, तो बच्चों विशेषताओं में जो है ना आगे पॉइंटों पर चर्चा करेंगे कि एकांकी के कथानक की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं एकांकी के कथानक की विशेषताओं की, है ना। तो विशेषताओं में कौन से पॉइंट दिए हैं बच्चों, देखेंगे हम आगे। पॉइंटों पर पहले चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि इसके 4-5 पॉइंट हैं। संक्षिप्त एवं गतिशील कथानक, पॉइंट नंबर 1। संक्षिप्त एवं गतिशील कथानक। पॉइंट नंबर 2, रोचक एवं कौतूहलपूर्ण बच्चों आप कंफ्यूज मत हो जाना, जहां हम जो पॉइंट बता रहे हैं वो एकांकी के कथानक की विशेषताओं के पॉइंट हैं। ठीक है बच्चों, तो रोचक एवं कौतूहलपूर्ण, तीसरा पॉइंट है समुचित विन्यास विकास। पॉइंट नंबर 3, समुचित विन्यास विकास। अब हम बात करते हैं आगे बच्चों पॉइंट नंबर 4 की, उचित दृश्य विधान। पॉइंट नंबर 4, उचित दृश्य विधान। उचित दृश्य विधान। 5वां पॉइंट है बच्चों द्वंद्व और संघर्ष। पॉइंट नंबर 5, द्वंद्व और संघर्ष। उसके बाद होता है बच्चों निष्कर्ष। ठीक है, अब निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। तो इसके पॉइंट है बच्चों 5 और बाद में है निष्कर्ष। अभी हम बात करेंगे आंसर में कालपुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी का उद्देश्य। पहले उद्देश्य की बात करेंगे, फिर एकांकी के कथानक का सार की बात करेंगे, उसके बाद में बच्चों एकांकी के कथानक की विशेषताओं के पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। तो आगे देखेंगे आप। अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों उद्देश्य की। एकांकी का जो उद्देश्य पूछा है लेखक ने,
तो कालपुरुष और अजंता की नर्तकी शीर्षक एकांकी लक्ष्मी नारायण लाल का एक उद्देश्य प्रधान एकांकी है। इस एकांकी में एक ऐसी समस्या को उठाया गया है। समस्या नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है बच्चों? समस्या, जो कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अनूप जो है ना, अतीत की स्मृतियों, जो प्रवास से जुड़ी हुई अतीत की स्मृतियां हैं, उनसे कुंठित व्यक्ति है। तो समस्या यही है उनके जीवन की। और प्रभा जो है, जैसा कि बहुत सुंदरी है, वो विशेष सुंदर है, अपूर्व सुंदरी है, तो उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर ही अनूप उसको अजंता की नर्तकी बुलाता है। ये सब चर्चा हो चुकी है। तो हम आगे देखेंगे कि इसमें जो है ना, समस्या का नाम जैसे कि ऐसी समस्या को उठाया गया है जो मन ही मन व्यक्ति को आंदोलित और पीड़ित करती है। मनोविज्ञान की धारणा है कि मनुष्य अपने अतीत से कटकर वर्तमान में जीवित नहीं रह सकता, पर अतीत की स्मृतियों पर अपने विवेकाधार का पर्दा डालकर वर्तमान को सुखमय बनाने का प्रयत्न तो किया जा सकता है। तो एकांकी का नायक अनूप अतीत की स्मृतियों से जूझकर ही हीन भावना का शिकार हो जाता है। इसलिए वह 4 रुपए गूंगी को चंदू के माध्यम से दिलवाकर उन स्मृतियों से मुक्ति पाने के लिए चंदू से कहता है कि उससे कह दो कि अब यहाँ दोबारा ना आए। ऐसा उसने क्यों कहा बच्चों अनूप ने? क्योंकि वो समझता था उसकी माँ एक अंधी भिखारन थी। अनूप की माँ जो थी वो एक अंधी भिखारन थी बच्चों। तो उस अंधी भिखारन माँ की वजह से ही वो जो गूंगी, जो एक लड़की थी गूंगी, तो वो जब बाहर आती तो उसको अपने माँ की याद आती थी, अतीत में चला जाता था। उसे इस तरह उसको देखना अच्छा नहीं लगता था और वो चंदू से 4 रुपए देकर बोलता उस लड़की को कहना अब ये दोबारा यहाँ नहीं आए। तो इस तरह से उसने बोल के क्या करना चाहा बच्चों? अपनी स्मृतियों से मुख मोड़ना चाहा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अतीत की स्मृतियाँ जो हैं, अतीत जो है वर्तमान से जुड़ा होता है बच्चों। सभी के साथ यही होता है। कभी भी हम अतीत को काट के वर्तमान में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन अतीत को भुलाना भी नहीं है, लेकिन उससे कुछ सीख ले करके हम अपने वर्तमान को सुधार जरूर सकते हैं। तो यहाँ वही चर्चा की जा रही है कि अनूप के मन की जो समस्या है, जो कुंठा है, वो क्या है? माँ जो एक अंधी भिखारी थी, वो सबसे बड़ी समस्या है उसके दिमाग के लिए। और आगे देखते हैं इसमें, जैसे कि एकांकी का नायक जो अनूप है वो स्मृतियों से जूझकर हीन भावना का शिकार हो जाता है। इसलिए वो 4 रुपए गूंगी को देकर चंदू के माध्यम से दिलवाकर उन स्मृतियों से मुक्ति पाने के लिए चंदू से क्या कहता है कि आप उसको बोलना वो दोबारा यहाँ ना आए। प्रभा द्वारा अपनी माँ की लाई गई तस्वीर। प्रभा बेचारी भोली भाली लड़की, उसके माँ नहीं थी। इधर सासू माँ की तस्वीर देखते ही उसके मन में माँ के लिए प्यार जाग गया और वो तस्वीर कमरे में इसलिए टांगने बनवा के ले आई उस तस्वीर को और अपने कमरे में टांगना चाहती थी। लेकिन हुआ क्या? अनूप जो है ना, उस तस्वीर को कमरे में इसलिए टांगने नहीं देता था कि उसकी माँ अंधी भिखारन थी। उसके साथ ही अनूप अपनी पत्नी प्रभा से अत्यधिक प्यार करता है और उसको अजंता की नर्तकी कहता है। लेकिन अतीत की स्मृति में खोकर कि प्रभा अपने सहपाठी हजारीलाल के साथ घर से 3 दिन तक बाहर रही थी, व्यथा से कुंठित हो जाता है। अपनी कुंठा को दूर करने के लिए बच्चों हजारीलाल को मुनि के रूप में अपने घर बुलाता है। कौन? अनूप। और प्रभा के अतीत को जानने का प्रयत्न करता है, प्रभा को पीड़ा पहुंचाता है। एकांकीकार का उद्देश्य अनूप के कुंठित व्यक्तित्व और प्रभा की पीड़ा का वर्णन करने के साथ साथ
यह निर्दिष्ट करना भी रहा है साथियों कि अतीत की स्मृतियों में खोकर हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और शंका को मन पर सवार नहीं होने देना चाहिए, ऐसा लेखक बताना चाहता है बच्चों। तो यहाँ बात हो चुकी है उद्देश्य की, उद्देश्य कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब हम बात करते हैं एकांकी के कथानक का सार। हम सार की बात करते हैं, जैसा कि सार हम पहले भी जान चुके हैं और पुनः जान लेते हैं। तो एकांकी का सार जो है बच्चों वो है, जैसा कि कालपुरुष और अजंता की नर्तकी अपने कथानक और संप्रेषण की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल की एक विशिष्ट एकांकी रचना है। एकांकी का शीर्षक जो है ऐतिहासिकता की ओर संकेत करता है, लेकिन प्रतीकात्मकता की दृष्टि से इसका कथानक समकालीन परिवेश से एकदम जुड़ा हुआ है। इसमें एकांकी काल के सभी तत्वों का संकलन त्रय, अभिनेता एवं दृश्य विधान का सुंदर विन्यास किया गया है। कालपुरुष और अजंता की नर्तकी शीर्षक एकांकी का कथानक संक्षिप्त और रोचक है। यह एकांकी मानव मन की गहराइयों की पड़ताल करता है बच्चों। समकालीन परिवेश का प्रतिनिधित्व करने वाले अनूप का विवाह प्रभा नाम की युवती से हो जाता है जो अपूर्व सुंदरी है, इसलिए अनूप उसे अजंता की नर्तकी कहता है, संबोधित करता है इसी नाम से उसको। किंतु विवाह से पूर्व वही बात फिर, विवाह से पूर्व प्रभा अपने सहपाठी हजारीलाल के साथ भागकर उसके साथ 3 दिन तक बाहर रही थी। अनूप इस रहस्य को जानता है, इसी कारण उसके मन में संदेह है। फिर भी वह बाहरी रूप में उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वह स्वयं भी क्लब वगैरह में जाता है। उसकी गतिविधियों से प्रभा भी परिचित है, लेकिन वह हृदय से उसके प्रति समर्पित है। तो बच्चों, अनूप अपनी शक की दीवार भरने के लिए क्या करता है, हजारीलाल को मुनि के रूप में अपने घर बुला लेता है और प्रभा को यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे अनुभव होता है कि अनूप ने उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए मुनि को बुलाया है। अपमान महसूस करने से वह घर छोड़कर जाने का निर्णय ले लेती है। तो बच्चों, कथानक के माध्यम से अनूप के कुंठित व्यक्तित्व को और प्रभा की पीड़ा को बड़े सहज ढंग से लेखक ने प्रस्तुत किया है। तो अब हम बात करेंगे बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे कथानक के सार की, सार आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे कालपुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी। ये हो गया आपका कथानक का सार, एकांकी के कथानक की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे विशेषताओं, कथानक की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं में पॉइंटों पे बात करते हैं बच्चों। जैसे कि पहला पॉइंट है इसका संक्षिप्त एवं गतिशील कथानक। छोटा भी है और गतिशील भी है, किस प्रकार है देखेंगे आगे। कालपुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी का कथानक अति संक्षिप्त है। इसमें मुख्य कथा अनूप और प्रभा के वैवाहिक जीवन से जुड़ी है, जिसमें सहज समर्पण के बीच अनूप के कुंठित व्यक्तित्व की झलक दिखाई पड़ती है। संवादों के सहारे सहकथा के रूप में गूंगी अतुल की मां का भी प्रसंग आता है, जो अतुल की हीन भावना का द्योतन करता है। संवादों के द्वारा कथानक को गतिशील बनाया गया है। अब हम बात करेंगे बच्चों, ये था इसका संक्षिप्त एवं गतिशील कथानक। अब पॉइंट दूसरा है आपका रोचक एवं कौतूहलपूर्ण। ये किस प्रकार एकांकी रोचक है, किस प्रकार कौतूहलपूर्ण है, देखेंगे आगे। प्रस्तुत एकांकी में बच्चों कथानक रोचक और कौतूहलपूर्ण है। एकांकी के प्रारंभ में अनूप और चंद्रू का संवाद रोचकता एवं कौतूहल से पूर्ण है।
तो अनूप और प्रभा के स्नेह भाव को व्यक्त करने के संवाद भी इस कोटि के हैं। मुनि के आने पर प्रभा के द्वारा पिस्तौल तानने पर और प्रभा के घर छोड़कर जाने के निर्णय से कथानक अत्यधिक कौतूहलपूर्ण बन जाता है। देखा बच्चों, जैसे ही मुनि घर पे आता है और मुनि को देख के प्रभा विचलित होती है, उसका मन बेचैन होता है। वो समझ जाती है कि अनूप उसको पीड़ा पहुंचाना चाहता है और वो पीड़ित होके पिस्तौल निकाल लेती है, अपने आप को खत्म कर लेना चाहती है और उसी समय वो घर छोड़कर जाने का निर्णय ले लेती है। तो बच्चों, इस कथानक में जो है ना, कथानक की जो विशेषता है रोचक एवं कौतूहलपूर्ण। ये कौतूहल जो आया है सब ये इन्हीं कारणों से आया है कि प्रभा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था जो अनूप उसके साथ करना चाहता था, लेकिन इन्हीं कौतूहलपूर्ण शब्दों से बच्चों एकांकी को गति मिली है। आगे संवादों के माध्यम से एकांकी में गति को आगे बढ़ाया गया है बच्चों। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं। जैसा कि कथानक अत्यधिक कौतूहलपूर्ण बन चुका है, रोचक और कौतूहलपूर्ण हो गया है। अब तीसरा पॉइंट है आपका समुचित विन्यास विकास। प्रस्तुत एकांकी में साथियों कथानक का आरंभ, मध्य और अंत समान गति एवं रोचकता से अन्वित है। वस्तुतः इसके कथानक में पात्रों तथा वरण्य विषय का सुंदर विन्यास किया गया है। संख्या में पात्र कम ही हैं, उनके संवाद सीधे और कथ्य को प्रभावशाली ढंग से उजागर करने में सक्षम हैं और कथानक के चरम विकास की दृष्टि से उचित भी हैं। तो ये बात हो गई हमारी समुचित विन्यास और विकास की। अब हम चलते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 4 पे, उचित दृश्य विधान। उचित दृश्य विधान किस प्रकार है एकांकी का पॉइंट देखेंगे आगे। दृश्य विधान की दृष्टि से एकांकी में 2 दृश्य हैं बच्चों। कौन कौन से? उन दोनों दृश्यों में एक ही दृश्य की अनुगति है और स्थान भी एक ही है। काल की दृष्टि से कुछ अंतराल दिखाया गया है। पहले दृश्य में, जैसा कि यहाँ दृश्यों की बात हो रही है, 2 दृश्य बताए गए हैं। कौन सा है? दो दृश्य। पहले दृश्य में चंदू अनूप प्रभा के संवादों के द्वारा अनूप की हीन भावना, अनूप और प्रभा का स्नेह व्यवहार, हजारीलाल के प्रसंग से संबंधित संवाद तथा मुनि के रूप में उसके आगमन को वर्णित किया गया है। पहला जो दृश्य है वो मुनि के आगमन तक वर्णित किया गया है। अब हम बात करेंगे दृश्य विधान में दूसरे दृश्य की। तो दूसरे दृश्य में प्रभा की पीड़ा, मुनि पर पिस्तौल तानना, प्रभा तथा प्रभा का घर से जाने का निर्णय चरम सीमा के रूप में दिखाया गया है बच्चों। तो ये हुई बात अपनी चौथे पॉइंट की, उचित दृश्य विधान की। तो इसमें दृश्य विधान कितने बताए हैं बच्चों? 2 बताए हैं, जो दोनों विधानों की बात हो चुकी है। इसमें बच्चों देखेंगे आगे। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, द्वंद्व और संघर्ष। क्या द्वंद्व है, क्या संघर्ष है इस कथानक की विशेषता में, आगे देखेंगे। प्रस्तुत एकांकी में अनूप और प्रभा के स्नेह बंधन के बीच द्वंद्व और संघर्ष की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। प्रभा द्वारा अनूप की मां का चित्र टांगने की स्थिति में मुनि के अतिथि रूप में आने पर, प्रभा द्वारा उस पर पिस्तौल तानने पर और घर छोड़कर जाने के निर्णय में द्वंद्व और संघर्ष की बनी स्थिति स्पष्ट दिखलाई पड़ती है साथियों। एकांकीकार ने यानी हमारे लेखक ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने, इन स्थितियों का चित्रण यथार्थता के साथ किया है। अब हम चलते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष है बच्चों,
उपर्युक्त वर्णनाधार का संक्षेप में कह सकते हैं कि प्रस्तुत एकांकी का कथानक समकालीन परिवेश से जुड़ा हुआ, अपने आप में सजीव, रोचक, कौतूहलवर्धक तथा संक्षिप्त है। वैवाहिक संबंधों को लेकर मानव मन में समाई कुंठा तथा पीड़ा की यथार्थ के धरातल पर इसमें सशक्त व्यंजना हुई है। इसका कथानक सभी विशेषताओं से युक्त पूर्ण अभिनय है बच्चों। तो ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट होता है यही निष्कर्ष के साथ। तो हम समझ गए होंगे एकांकी के कथानक की विशेषताएं किस प्रकार हैं बच्चों। हमने सारी विशेषताओं पर चर्चा कर ली है और अभी हम आगे बात करते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की।